सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस टाइम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 10th केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें हम मेनली चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के जो मेन अटेम्प्ट्स हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, इसमें सबसे पहला जो अटेम्प्ट मतलब एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों किया जा रहा है एंड व्हाई डू वी नीड एग्जैक्टली, कहीं भी अगर क्लासिफिकेशन होता है तो हमको क्यों जरूरत पड़ता है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, तो वो चीज को आप समझ लीजिए। एलिमेंट्स को क्लासिफाई इसलिए करना पड़ता है बिकॉज वी हैव मोर देन 115 एलिमेंट्स, 115 से ज्यादा एलिमेंट्स है और एक एक एलिमेंट को पढ़ना हो। जैसे अपन ने कार्बन के बारे में हमने 10th में पढ़ा, दैट वाज ओनली, समझो कि 2% भी हमने कार्बन के बारे में पढ़ा नहीं है। तो अगर डिटेल में आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कार्बन के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे ही अगर एक एक एलिमेंट को हमको पढ़ना हो, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके रिएक्शंस, तो एक एक एलिमेंट को अगर हमको एग्जैक्टली डिटेल में पढ़ना हो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये स्टडी और बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी। तो इसके लिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन एक बहुत बेहतर तरीका होता है। सिर्फ एलिमेंट के लिए हमने क्लासिफिकेशन नहीं किया है, हमने लास्ट ईयर ऑर्गेनिजम्स का भी क्लासिफिकेशन किया था, राइट। आपका जो बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर था, वहाँ पे आपने ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी क्लासिफिकेशन किया था। तो नॉर्मली हम क्लासिफिकेशन मतलब क्यों करते हैं, व्हाई, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन यानी ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ थिंग्स, जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट्स को हम ग्रुप करेंगे बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज के हिसाब से अलग अलग बंच बना लेना और उसके बाद उनके कॉमन प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। ये जो है क्या कर देता है, क्लासिफिकेशन हमारे स्टडी को आसान बना देता है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से हमने जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट्स थे वो हम देखेंगे। सबसे पहले डॉबरेनियर ट्राइड 1829 में ये जो क्लासिफिकेशन का जो तरीका है ये बताया था डॉबरेनियर ने। और ट्राई मतलब यहाँ पर समथिंग 3 से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, देखो डॉबरेनियर के टाइम तक 30+ एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम तक। ओके, जो स्टेटमेंट है वो देख लो। When elements are arranged in increasing order of their atomic masses in group of threes, और उस 3 के ग्रुप को ट्राइड कहा गया है, मतलब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में प्लेस करना है ट्राइड के फॉर्म में। पहला ट्राइड, दूसरा ट्राइड, तीसरा ट्राइड, एटॉमिक देखो मास इंक्रीज होता जा रहा है। और ऐसे में क्या बताया गया है, देन द एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, पहले और तीसरे एलिमेंट का हर एक ट्राइड में एरिथमेटिक मीन निकालो। किसका एरिथमेटिक मीन? एटॉमिक मास, है ना। तो इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास का एरिथमेटिक मीन निकाल लो और वो अप्रोक्सीमेटली जो है आपके सेंट्रल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। ठीक है, यही है यहां पर बताया गया। ठीक है, तो इसमें आपको कम से कम एक याद रखो ट्राइड में जो यहां पर बताया गया है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का मास है 7, सोडियम का है 23, पोटेशियम का है 39। तो 7 + 39/2 करेंगे, दैट विल गिव यू 46/2। और कितना है भाई, 23। यहां तो एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है, ये तो फिर भी अप्रोक्सीमेटली बोला था। वो भाई कमाल है, मजा आ गया यार। तो ऐसे ही दूसरे ट्राइड में, ठीक है, कैल्शियम का है 40, बेरियम का है 137, स्ट्रॉन्शियम का है 87.6। तो यहां पर अब क्या होना चाहिए इस ट्राइड में, इसका और इसका एटॉमिक मास का मीन निकालेंगे। 40 + 137/2 अप्रोक्सीमेटली 88.5 आ रहा है। ओह कमाल है यार, देखो सेंट्रल एलिमेंट के एटॉमिक मास से अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो लग रहा था यार कमाल है ये ट्राइड जो बताया गया है, कमाल है, इसमें कुछ तो पैटर्न मिल रहा है ना, कुछ तो पैटर्न मिल रहा है। तो इस चीज को बहुत वाहवाही मिलने लगी। लेकिन बाद में ये देखा गया कि यार सबके लिए ये जो है ये चीज काम नहीं कर रही है। जो अप्रोक्सीमेशन है ना बहुत बढ़ गया इन 3 ट्राइड्स के अलावा आगे की ट्राइड्स के लिए, यानी कि बाकी एलिमेंट्स के लिए दिस लॉ वाज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो यानी डॉबरेनियर ट्राइड जो है वो फेल हो गया बिकॉज ये सिर्फ 3 ट्राइड्स के लिए बराबर फॉलो हो रहा था और हायर एलिमेंट्स के लिए, हायर ट्राइड्स के लिए दिस वाज नॉट एप्लीकेबल। तो यानी डॉबरेनियर बाबा का जो ये मंत्र था ये तो भाई फेल हो गया। इसके बाद आगे हम देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव यानी क्या होता है? हाँ भाई, सरगम, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये कुछ वैसा ही है
न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव देख लेते हैं। न्यूलैंड के टाइम तक 56 एलिमेंट्स वेर नोन। 1866 की बात है भाई, आप लोग नहीं थे, हम खड़े थे, हमने देखा है, पूरा प्रोसेस अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो न्यूलैंड ने क्या बताया, इनका भी अपना एक स्टेटमेंट था, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of their atomic masses, then properties of every 8th element, हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी was found to be similar to its respective first one। यानी क्या, यानी यहां भी जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम ही है, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से प्लेस करना है, और ये बताया कि हर 8वें वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसके पहले वाले जैसा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सा रे गा मा प धा नी, और फिर से क्या साउंड आ जाता है वापस, इसके बाद वापस से यही साउंड रिपीट हो जाता है। तो ऐसे ही देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8th साउंड देखो पहले जैसा है। तो यहां पर एग्जैक्टली ऑक्टेव्स के बेसिस पे ही ये चीज बताई गई कि यहां भी एलिमेंट्स के बारे में भी यही हो रहा है कि अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में प्लेस करते हो, ठीक है, जैसे मान लो एलिमेंट तो नहीं, मैं यहाँ पे ABCD के फॉर्म में बताऊँ, मान लो कि मैं एलिमेंट्स को ही अरेंज कर रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट H आ रहा है ना, उसका प्रॉपर्टी, यानी अब वो 8वां एलिमेंट हो गया, तो उसका प्रॉपर्टी किसके जैसा आएगा, पहले जैसा। तो अब मैं उस H को यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब जो उसके बाद वाला एलिमेंट आएगा I, उसका प्रॉपर्टी किसके जैसा पाया जा रहा है, इसके जैसा। सर कैसे होगा, आप अगर यहां से काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, मतलब इसका प्रॉपर्टी इसके फर्स्ट वाले जैसा हुआ है ना। इसके बाद J का प्रॉपर्टी हो जाएगा C जैसा। तो ये चीज जो है ये ऐसे ही चलती जाएगी। ये किसने कहा, न्यूलैंड बाबा ने, कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट विल बी सिमिलर टू इट्स रिस्पेक्टिव, और ये सिस्टम चलता जाएगा। ठीक है, हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसके पहले वाले जैसा होगा। तो अब अगर आप जितने भी एलिमेंट्स को ऐसे प्लेस करते जाओगे, जितना भी स्लॉट आता जाएगा और भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर फर्दर आते जाएंगे, तो क्या होगा, एक एक स्लॉट में जैसे यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सबकी आपस में एक जैसी होगी। राइट, यही हुआ ना, हर 8वें मतलब क्या, पहले का 8वें जैसा, 16वें जैसा, एंड सो ऑन चलता ही जाएगा। तो ऐसे ही इस स्लॉट के एलिमेंट की सारी की प्रॉपर्टी कैसे होगी, उनके आपस में एक जैसी होगी। तो ये चीज ऐसे ही चलती जानी चाहिए। ऐसा किसने कहा, न्यूलैंड ने। ठीक है, अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। पर हुआ क्या कि यहां पर कुछ ड्रॉबैक्स आ गए, मतलब न्यूलैंड के लॉ में भी कुछ लिमिटेशंस आ गए, कुछ डिसएडवांटेजेस आ गए। क्या थे वो डिसएडवांटेजेस, पहला देख लेते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर ये सब चीज से भी ज्यादा जरूरी आपका ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है, लिमिटेशंस। पहला था, दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल, मतलब प्रॉपर काम नहीं कर रहा था आफ्टर कैल्शियम। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल आफ्टर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स के लिए ये चीज काम नहीं कर रही थी। और दूसरा कि न्यूलैंड ने ये कहा कि 56 एलिमेंट्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इससे ज्यादा एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट करेंगे नहीं, बस इतने ही एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा कमिटमेंट था न्यूलैंड का। और न्यूलैंड ने ये कहा कि इसके अलावा कोई और एलिमेंट कभी डिस्कवर नहीं होंगे फ्यूचर में। पर क्या हुआ कि भाई न्यूलैंड बाबा का पोपट हो गया और आगे जो है और एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए।
ठीक है, यानी न्यूलैंड ने ये कहा ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर और नो मोर एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड, ऐसा मानना था किसका, न्यूलैंड का। लेकिन ये थियरी क्या हो गई, फेल हो गई, बिकॉज और भी एलिमेंट्स आगे जाके डिस्कवर हुए। सो व्हाट वाज द स्टेटमेंट, क्या बोल सकते हो आप इसका, देयर वर ओनली 56 एलिमेंट्स इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, इट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ न्यूलैंड। आगे जाके और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, यानी कि दूसरी लॉजिक यहाँ पर फेल हुई। और तीसरी बात, यहाँ पर काफी सारे डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में प्लेस किया गया था। डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में काफी जगहों पे प्लेस कर दिया गया था और काफी सिमिलर एलिमेंट्स को, ठीक है, डिफरेंट स्लॉट्स में प्लेस किया गया था। काफी जगहों पे ऐसा मतलब मिस्टेक हो रहा था। सो ये जो यहां पर कह सकते हो ये लिमिटेशंस थे न्यूलैंड के लॉ के। इसके अलावा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की बात करें, तो ये जो है नेक्स्ट वाला, ये काफी मॉडर्न टेबल जो है, कह सकते हो कि आप इससे ही ऑलमोस्ट तैयार हुआ था, क्योंकि इसमें काफी सारे अचीवमेंट्स भी हम पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट है मेंडलीव, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न टेबल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इसी का आता है, ठीक है। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है 1869 देखो 1829, 66 और ये अबाउट 69 में इस लॉ के बारे में, ठीक है, मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है। अब इसमें इस टाइम तक 63 एलिमेंट्स वेर नोन, ठीक है, 63 एलिमेंट्स उस टाइम तक नोन थे और इनका स्टेटमेंट क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, properties of elements are periodic functions of their atomic masses। सर इसका मतलब क्या है सर, इसमें तो कुछ ना समझ में आया, पिछला वाला थोड़ा तो आया था, इसमें बिल्कुल नहीं आया। तो ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। पीरियोडिक फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप एलिमेंट्स को अगेन वही एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करते जाते हो, तो जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स का वो हर एक फिक्स स्टेप के बाद रिपीट होती जाएगी। दिस इज जस्ट लाइक जो न्यूलैंड का था वही है, पर न्यूलैंड लॉ में बस ये बोल दिया गया कि हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट होगा, ठीक है, पहले जैसा होगा। पर यहां पर ये 8वां 9वां या 7वां बोलने से बचे और इन्होंने बस ये बोला कि अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से रखते जाता हूं तो क्या होगा, प्रॉपर्टी हर एक फिक्स स्टेप के बाद रिपीट होती जाएगी। तो एग्जैक्टली देखो यहां पर न्यूलैंड ने क्या किया ना, एक समझो ब्लैंक टेबल ले लिया और इस टेबल पे अब उन्होंने कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो 63 एलिमेंट्स को अलग अलग कार्ड पे एक एक एलिमेंट का डिटेल लिख दिया। जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट का डिटेल एक कार्ड पे लिख दिया, दूसरे एलिमेंट का डिटेल एक कार्ड पे लिख दिया, ऐसे टोटल 63 एलिमेंट्स जो है उन सबका, ठीक है, डिटेल अलग अलग कार्ड्स पे, प्लेन ब्लैंक कार्ड्स पे उनका डिटेल मतलब क्या लिखा, उनका सिंबल लिख दिया। जैसे मान लो कि अगर कोई एलिमेंट है x तो उसका सिंबल लिख दिया, उसका मास नंबर, ठीक है, इसके अलावा उसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी चीजें जो है हर एक एलिमेंट की, जैसे एलिमेंट x की यहाँ हो गई, y की यहाँ हो गई, ऐसे सारे 63 एलिमेंट्स का, ठीक है, पूरा प्रॉपर्टी जो है मेंडलीव ने लिख दिया। और अब क्या करते गए, उन्होंने इस ब्लैंक टेबल पे अब एक एक कार्ड को प्लेस करते गए। जैसे मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट है, सबसे लोअर एटॉमिक मास वाला है ना, तो मतलब अरेंज कैसे करना है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करना है। तो यानी यहां पर सबसे लोअर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट को प्लेस कर दिया। फिर अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है, मान लो ये पहला वाला है, जो दूसरा है उसका प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्या इसका प्रॉपर्टी इसके ऐसा है, अगर नहीं है तो आगे प्लेस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा नहीं है, आगे प्लेस करते गए। फिर नेक्स्ट देखा इनकी प्रॉपर्टी तीनों जैसे नहीं है, आगे प्लेस करते गए। तो ऐसा करते हुए
उन्होंने ऑलमोस्ट एक टेबल फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सब अलग अलग थे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट देखा जब इसके बाद वाला, तो ये देखा कि भाई इनकी प्रॉपर्टी इनके जैसी है, तो जब इनकी प्रॉपर्टी इनके जैसी है नेक्स्ट वाले की, तो यहाँ प्लेस कर दिया अगले एलिमेंट को। एंड अगली प्रॉपर्टी देखी, यार ये इसके जैसी मैच नहीं कर रही, सेकंड जैसी, थर्ड जैसी दिख रही है, तो नेक्स्ट एलिमेंट को ये ब्लैंक छोड़ के और यहाँ पर प्लेस कर दिया। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं भी ब्लैंक रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ भाई अंधाधुंधी एलिमेंट्स को प्लेस करते जा रहे हैं, ठीक है। और बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी का सिमिलैरिटी, जैसे दिख रहा है कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी इसके ऐसी है, तो वो यहाँ पे मतलब इसी ब्लॉक के नीचे रख रहा है। अब मान लो नेक्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी ये वाले एलिमेंट जैसी है और उसके बाद वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी यही वाले एलिमेंट जैसी है, तो वो एलिमेंट को भी उन्होंने यहीं पे इसी ब्लॉक में प्लेस कर दिया। मतलब क्या, मतलब एग्जैक्टली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से भी एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे हैं और एकदम देख के प्रॉपर कि हाँ भाई जिसकी प्रॉपर्टी जिसके जैसी होगी उसके हिसाब से हम प्लेस करते जाएंगे। ऐसे उन्होंने पूरा एक टेबल तैयार कर लिया, ठीक है। सो दिस वाज, अब ये आगे जाके इसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इसको नाम मिला। और यहां पर जो ऐसे वाले स्लॉट्स थे इनको कहा गया ग्रुप्स। तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ऐसे करके टोटल कितने ग्रुप बन गए, 8 ग्रुप, ठीक है। तो जो ग्रुप क्या है, वर्टिकल कॉलम्स को यहां पर क्या नाम दिया गया, ग्रुप नाम दिया गया। सो देयर वेर 8 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा गया, पीरियड्स कहा गया, ठीक है। तो ऐसे ये हो गए पीरियड्स और ये जो है स्लॉट ऐसे हो गए ग्रुप्स। तो यानी अब आप देख सकते हो जैसे न्यूलैंड वाले में था, वहां यहां पर भी ऑलमोस्ट वैसे ही हो गया कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स फॉल होंगे उन सबकी प्रॉपर्टी कैसी आएगी, एक जैसी आएगी, ठीक है। तो न्यूलैंड और मेंडलीव में इतना ही फर्क था कि न्यूलैंड ने बस आंख बंद करके बोल दिया कि हाँ 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले वाले जैसा होगा, जबकि मेंडलीव ने क्या किया, उन्होंने बाकायदे पूरा हर एक एलिमेंट का स्टडी करके और देखा कि हाँ मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में भी प्लेस करना है और साथ में कहीं भी ऐसा डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ नहीं रख देना है। तो ऐसे करके उन्होंने अपना एक टेबल तैयार किया, खुली आंखों से अपना ये टेबल तैयार किया और उन्हें बोला कि भाई हर एक फिक्स स्टेप के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी। यानी आप किसी भी ग्रुप में देखोगे तो जितने भी एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में हैं उन सबकी प्रॉपर्टी आपस में एक जैसी पाई जाएगी, भले ही कहीं पे स्लॉट खाली है या कहीं पे एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मेंडलीव ने अपना ये टेबल तैयार कर लिया, पर अब यहां पर इस टेबल का कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर इनके टेबल के एडवांटेजेस की, ठीक है, तो एडवांटेज में या कहो तो मेरिट्स में क्या क्या था। सबसे पहला काफी मतलब केसेस में जो एलिमेंट्स उस टाइम पे अज्यूम करे जा रहे थे बिफोर मेंडलीव, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस रॉन्ग अज्यूम किया जाता था। तो मेंडलीव ने क्या किया, उन एलिमेंट्स का मतलब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द टेबल और थोड़ा अपना एनालिसिस जो अपने टेबल के हिसाब जो रिसर्च किया था उसके हिसाब से मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को जो तब तक गलत अज्यूम किया जा रहा है उसको सही किया, ठीक। तो यानी कि ही करेक्टेड atomic masses of certain elements. For example, atomic mass of beryllium was corrected from 14.9 to 9.01. बेरिलियम का जो मास है उस टाइम तक 14.9 यूनिफाइड मास लिया जाता था, जो कि गलत था। इसको चेंज करके उन्होंने सही किया, उसको 9.01 यूनिफाइड मास बनाया बेस्ड ऑन द, ठीक है, पोजीशन ऑफ द मतलब टेबल, उसके उनके टेबल के हिसाब से, ठीक है। और एडवांटेजेस की बात करें, सेकंड एडवांटेज की बात करें तो यहां पर कुछ एलिमेंट्स के बारे में जो ये ब्लैंक्स थे, एम्प्टी जो स्पेसेस थे,
उन स्पेसेस को वो मिस्टेक की तरह नहीं देखते थे। उन्होंने बोला कि ये वो एलिमेंट्स होंगे जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, और ऐसे कुछ स्लॉट्स के बारे में उन्होंने प्रेडिक्शन भी किया था, जैसे 3 एम्प्टी स्पेसेस के बारे में, ठीक है, 3 एम्प्टी स्पेसेस के बारे में उन्होंने कहा था कि ये 3 एम्प्टी स्पेसेस जो उनके टेबल में थे, उनको उन्होंने बोला कि ये फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स होंगे जो आगे डिस्कवर होंगे, और उन एलिमेंट्स को उन्होंने नाम क्या दिया, एका बोरॉन, ठीक है, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और आगे जाके ऐसा नहीं कि बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन उस टाइम पे एलिमेंट्स नहीं थे या उन्होंने नाम प्रेडिक्ट कर दिया, ये एलिमेंट्स पहले से ही प्रेजेंट थे। इन एलिमेंट्स के हिसाब से इनके ही स्लॉट्स में जो एलिमेंट्स, जो पोजीशंस खाली थे, उनका नाम दिया गया एका बोरॉन। तो एका बोरॉन मतलब बोरॉन की स्लॉट में खाली था, तो एका बोरॉन। और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी जैसा जो एक एलिमेंट ब्लैंक था जो फ्यूचर में आया था, उसको एका एल्यूमिनियम, और एका सिलिकॉन उसी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे एलिमेंट्स का नाम प्रेडिक्ट किया उन्होंने अपने टेबल के स्पेसेस के लिए, और उन्होंने बोला कि ये एलिमेंट्स आगे जाके डिस्कवर होंगी, जिनकी प्रॉपर्टी भी उन्होंने क्या कर दी, प्रॉपर्टी भी प्रेडिक्ट कर दी, ठीक है। और बाद में जाके ये एलिमेंट्स डिस्कवर भी हुए। एका बोरॉन का नाम पड़ा स्कैंडियम, ठीक है, एका एल्यूमिनियम का नाम पड़ा गैलियम, और एका सिलिकॉन का नाम पड़ा जर्मेनियम, रिस्पेक्टिवली। और जो प्रॉपर्टी मेंडलीव ने प्रेडिक्ट करी थी उनके बारे में, वो बिल्कुल सही पाई गई, है ना। तो इन्होंने अपने जो स्पेसेस थे टेबल में, एम्प्टी स्पेसेस, उनको उन्होंने एज अ फॉल्ट नहीं माना। उन्होंने बोला कि ये फ्यूचर में आने वाले कुछ एलिमेंट्स की खाली जगह है, और 3 ऐसे स्पेसेस के लिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया, और जो आगे जाके उन एलिमेंट्स का डिस्कवरी भी हुआ आगे, और उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वही पाई गई जो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट करा था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर नोबल गैसेस की, ठीक है, तो नोबल गैसेस जो उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं थे, बाद में जाके डिस्कवर हुए, पर इस टेबल में एक अलग से स्लॉट बना के, अलग से ग्रुप बना के उन नोबल गैसेस को प्लेस किया जा सकता था, ठीक है। एंड दोज ये इसका एक बहुत बेस्ट पार्ट हुआ कि नोबल गैसेस जो बाद में डिस्कवर हुए, वो भी यहाँ पर एटॉमिक मास के सीरीज में ऐसे मतलब सेट आए, ऐसे सेट हुए कि वो एग्जैक्टली अलग से एक कॉर्नर में जाके और नोबल गैसेस को प्लेस किया जा सकता था, ठीक है। नोबल गैसेस विच वर डिस्कवर्ड लेटर, which were discovered later, could be placed in his table without disturbing the actual form. Table अलग से in the separate slot, है ना, noble gases which were discovered later could be placed in his table as a separate group without disturbing the actual form of the table. और ये सबसे बेस्ट पार्ट था इनके टेबल का, या कहो तो इनका अचीवमेंट का। तो ये 3 अचीवमेंट कम से कम याद रखो आप। पहला क्या है, ही करेक्टेड एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ही करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम फ्रॉम 14.9 टू 9.01। दूसरा, इन स्पाइट ऑफ, या कह सकते हो कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग द ब्लॉक्स, एम्प्टी ब्लॉक्स एज अ फॉल्ट और फ्लॉ इन हिज टेबल, इन्होंने क्या बोला कि ही named some elements, ठीक है, some future discovered elements as एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, एंड he also predicted their properties, ठीक है, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन किया यहाँ पर। and later those elements were named as, they were discovered and named as scandium, gallium and germanium, and the properties found by, predicted by Mendeleev was found to be correct. और थर्ड क्या है, नोबल गैसेस विच वर डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस्ड इन हिज टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ द टेबल, एक अलग से लिस्ट में, ग्रुप में प्लेस किए जा सकते थे। तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज हुआ, ठीक है। बात करें अगर हम डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज भी थे, ड्रॉबैक भी थे।
लिमिटेशन भी कह सकते हो आप। तो पहला जो यहां पर लिमिटेशन था वो आज मॉडर्न टेबल का भी है, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी क्या, हाइड्रोजन जो है वो अप्रोप्रिएट मतलब उसको पोजीशन नहीं मिला हुआ था उसको। नॉर्मली मॉडर्न टेबल में आज भी हम उसको मेटल के साथ ही प्लेस करते हैं, है ना। तो पोजीशन, हाइड्रोजन का पोजीशन वो यहां पर प्रॉपरली अलॉट नहीं किया गया, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको स्लॉट नहीं मिला, ठीक है। दूसरा वाज अ पोजीशन ऑफ आइसोटोप। सर आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आप हाइड्रोजन की ही बात करो तो हाइड्रोजन के ही 3 टाइप हो जाएंगे, 3 मासेस हो जाएंगे। एक होता है प्रोशियम जिसका मास होता है 1, दूसरा है ड्यूटेरियम जिसका मास होता है 2, तीसरा होता है ट्रीशियम जिसका मास होता है 3, या ट्रीटियम भी कहते हो आप उसको, ठीक है ना। तो यानी हाइड्रोजन के 3 मासेस हो गए 1, 2, 3। तो अब इस आइसोटोप का मतलब जो गुत्थी है वो कैसे सॉल्व होगा? बिकॉज यहां पर एलिमेंट्स को कैसे प्लेस करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो अगर आप इसमें अगर प्लेस करने जाओगे तो पहला 3 पोजीशन तो इसका ही आ जाएगा, प्रोशियम का, ड्यूटेरियम का और ट्रीशियम का। तो ये हमको यहाँ पर प्लेस नहीं करना, हमको सेम एलिमेंट को, एक एलिमेंट को एक ही स्लॉट देनी है। तो उसके आइसोटोप का क्या होगा अगर एटॉमिक मास के हिसाब से प्लेस करना है? तो ये चीज यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है कि आइसोटोप को कैसे पोजिशनिंग दी जाएगी, ठीक है। और अगर हम थर्ड लेवल पे बात करें तो जैसे यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, पर यहाँ पे फिर भी काफ़ी ऐसे एम्प्टी स्पेसेस थे जहाँ पे जिन एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था, यानी ही लेफ्ट मेनी ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस विदाउट डिस्क्राइबिंग देम। उसके उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दिए बिना एम्प्टी स्पेसेस रखे थे, और काफ़ी जगह पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स थे, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। और इसके अलावा अपने टेबल में मतलब एलिमेंट्स प्रॉपर फिट हो जाएं, इसके लिए उन्होंने कहीं कहीं पे मैनिपुलेशंस भी किए थे। मतलब क्या, इन ऑर्डर टू फिट इन हिज टेबल ही केप्ट एलिमेंट्स विथ लोअर एटॉमिक मासेस आफ्टर एलिमेंट्स विथ हायर एटॉमिक मासेस। या ये कह सकते हो कि ही प्लेस्ड in order to fit in his table he placed many elements with higher atomic masses before elements with lower atomic masses। मतलब ऐसे नॉर्मली y का पोजीशन x के बाद होना चाहिए एज पर द एटॉमिक मास, पर उन्होंने अपने टेबल में फिट होने के लिए, प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए उन्होंने काफी जगहों पे ऐसे मैनिपुलेशंस किए थे कि ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को पहले प्लेस कर दिया था, ठीक है। और काफी जगहों पे सिमिलर एलिमेंट्स भी अलग अलग स्लॉट में दिख रहे हैं, काफी जगह पे डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट भी सेम स्लॉट में दिख रहे हैं। ऐसी मिस्टेक्स भी थी यहाँ पर मेंडलीव के टेबल में, तो ये सारे डिसएडवांटेज में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। आप इन सभी पॉइंट्स को आप प्रॉपरली नोट कर लो, टेक्स्ट बुक में अच्छी तरीके से दिया हुआ है, ऐसा कुछ बात नहीं है, पर आप इसको रिकॉल करके प्रॉपरली माइंड में रख लो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जी हाँ दोस्तों, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये वो वाला अटेम्प्ट है जो हेनरी मोज़ेली ने किया था, और ये वो टेबल है जो आज भी हम रेफर करते हैं। एलिमेंट्स का जो अब तक का बेस्ट क्लासिफिकेशन है वो यही वाला टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टेबल को एग्जैक्टली हमको एग्जाम में टेबल बनाने को तो नहीं आता है, और ना ही हमको सारे एलिमेंट्स को याद करना है, पर अगर आपको इसका जो पैटर्न है ये पता होगा इस टेबल का, तो आप काफी जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मतलब आ सकते हैं आपको बोर्ड्स में, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं विथ कि हमारे टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज है, आप ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और यहां पर जो नीचे 2 सीरीज दी है वो एक्चुअली 6th और 7th का रिस्पेक्टिव जो उसी का एक्सटेंशन है, आप कह सकते हो। एक्चुअली यहां पर एक एलिमेंट है लैंथेनियम, लैंथेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स यहां पर प्लेस्ड हैं, मतलब 6th वाले का एक्सटेंशन ये ऊपर है। दीज आर 14 एलिमेंट्स, और क्योंकि लैंथेनियम के बाद वाले हैं, दीज 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स। क्या कहते हैं इनको? लैंथेनॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे ही
यहां पर एक एलिमेंट है एक्टिनियम 7th पीरियड में। इस वाले एक्सटेंशन को हम यहां पर प्लेस करते हैं एंड दीज आर ऑल्सो 14 एलिमेंट्स। इनको क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। क्या बोलते हैं इनको? एक्टिनॉइड्स। याद रखें, लैंथिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये 6th और 7th का ही एक्सटेंशन है। ओके, तो देयर आर, याद रखना है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिनको क्या कहा जाता है? इन हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा जाता है। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, ठीक है। और अगर हम इन वर्टिकल कॉलम्स की बात करें तो देखो आप यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर है 3, 4, 5 से लेके अप टू 12, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो इधर पे 3 से लेके 12 तक कॉलम्स है। फिर यहाँ पर शुरू होता है 13, 14, 15, 16, 17 एंड दिस इज 18। तो ऐसे वाले कितने कॉलम्स हैं? देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ग्रुप्स। तो याद रखना है, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और ऐसे वाले यानी पीरियड्स कितने हैं? देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। तो अब यहाँ पर बात उठती है कि भैया जो एलिमेंट्स है वो कितने याद रखने हैं? हमारे 10th के हिसाब से बात करी जाए तो 9th और 10th के लिए आपको स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट याद रखोगे ना, वो भी काफ़ी है। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं पीरियड नंबर लिख देता हूँ। दिस इज योर फर्स्ट पीरियड, ये हो गया सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ वाला ये हो गया और ये हो गया 7th पीरियड, राइट। तो 7 पीरियड्स हो गए। ग्रुप तो हमने हालांकि दिखाया ही है, ठीक है, जिसमें हमको 10th में सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है। यानी कौन से एलिमेंट्स? जो इस फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और ये वाला हमको नहीं पढ़ना, 3rd से लेके 12। फिर सीधे हमको आएगा 12 के बाद क्या आया? 13। सो दिस इज 13, 14, 15, 16, 17 एंड दिस इज 18th ग्रुप। तो याद रहे, ये जो हमको इतने सारे फर्स्ट, सेकेंड और फिर 13 से लेके 18, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स। अब मॉडर्न टेबल में क्या कहा गया है कि एलिमेंट्स को अगर आप, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना। मोज़ली का ये मानना था कि प्रॉपर्टीज माने मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल रिएक्शन किसी भी एलिमेंट का किस पे डिपेंड करता है? उसके मास पे थोड़ी डिपेंड करेगा, उसके एटॉमिक नंबर पे। बिकॉज अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? वैलेंसी पे। वैलेंसी अल्टीमेटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एटॉमिक नंबर। तो इसके लिए यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियड टेबल में मोज़ली ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो उस हिसाब से आपको स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स तो याद होने चाहिए। कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये 20 एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप इसको ऐसे प्लेस करते जाओगे। यानी पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट हीलियम, है ना, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, उसके बाद लिथियम, उसके बाद है बेरिलियम, फिर है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देन इट इज सोडियम, फिर है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ पर हमारे 20 एलिमेंट्स तो कम से कम फिल हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप अब इसके अलावा हमको ज़्यादा एलिमेंट्स तो याद नहीं रखने, पर फिर भी अब हमको कुछ एलिमेंट्स अगर आप याद रखो तो बेटर है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, इसमें एक पैटर्न याद रखो, हलीना। हलीना एक भूतनी है ना। हलीना करे रब से
रब से फरियाद, ठीक है। तो हलीना जो है वो रब से फरियाद कर रही है। रब माने क्या हो गया, ये रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। आप ये ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन आप याद रख लो तो बेटर होगा, ठीक है। इसमें आप जो वेरिएशंस है उस चीज़ में बहुत हेल्प होगा, ठीक है। वैसे एलिमेंट के नाम पूछे नहीं जाएंगे, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। वैसे ही बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो यहां पर हमने सेकंड ग्रुप भी तैयार कर लिया, ठीक है। हमको सब नहीं करना है, फर्स्ट, सेकंड और 17 और 18 बताऊंगा मैं आपको। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी का मतलब क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। देखो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम 17th ग्रुप वाले की। तो 17th ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, देखेंगे हम आगे इनको। पर कौन से हैं, FCB, फुटबॉल क्लब ऑफ बार्सिलोना, है ना। FCB, बी यानी अब हो गया ये ब्रोमाइन, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, एस्टेटाइन। FCB, इंडिया आए, फुटबॉल क्लब ऑफ बार्सिलोना, इंडिया आए, याद हो गया, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर हीनियरकर, अब ये कौन है भाई, हीनियरकर यानी तेंदुलकर का भाई है, सचिन तेंदुलकर के भाई है हीनियरकर। हीनियरकर ने एक्स रन बनाए। एक्स रन का मान क्या हो गया, एक्स रन का मतलब क्या हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये नेमोनिक से आप याद रख सकते हो। हलीना करे रब से फरियाद, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। इसके बाद है 17th का FCB, इंडिया आए, फुटबॉल क्लब ऑफ बार्सिलोना, इंडिया आए। क्या है नाम इसका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और फिर हीनियरकर ने एक्स रन बनाए, है ना। किसी ने 100, किसी ने 1000, हीनियरकर ने एक्स रन बना दिए। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतने जो एलिमेंट्स हैं ये एटलीस्ट अगर समझ लो पता है तो आपको बहुत मतलब मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कौन से वाले, जैसे इस पहले और दूसरे जो ग्रुप है इन दोनों को मिला के टेबल का ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। सो दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक ऑफ योर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और 13 से लेके 17, 18 तक का जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक। और एस और पी ब्लॉक को मिला के बनता है, इनको कहा जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स। इसके लिए हम यहाँ पर, ठीक है, ये नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में हमको 10th तक पढ़ना है ना। यानी फर्स्ट, सेकंड और फिर सीधे 13 से 18 ये बीच वाले ट्रांजिशन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड, इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक, ये हिस्से को बोलते हैं, सॉरी दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इसके अंदर। और ये वाले हैं एफ ब्लॉक में आते हैं, जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स है ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक। तो टेबल का ये हिस्सा, 4 हिस्से हैं टेबल में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड कौन सा हुआ, ये बस इसमें 2 ही एलिमेंट है, कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम। क्योंकि फर्स्ट पीरियड में बस 2 ही एलिमेंट्स हैं, इसके लिए फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड मॉडर्न हमारे टेबल का। सेकेंड और थर्ड को ध्यान से देखो तो दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड में भी 1, 2 और इधर 6, सेकेंड में भी 8 है, थर्ड में भी 8 है। सो दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं, हेंस दे आर कॉल्ड, सेकेंड पीरियड को और थर्ड को भी क्या कहा जाता है, शॉर्ट पीरियड। वो शॉर्टेस्ट था, ये दोनों शॉर्ट पीरियड है। इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, इन दोनों को अगर आप देखो तो पूरा फील्ड है, यानी दे हैव 18 एलिमेंट्स, है ना, पूरा 18 फील्ड है इनके पास। सो दे हैव 18 एलिमेंट्स, सो दे आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग पीरियड कहा जाता है इसको। और इसके बाद सिक्स्थ पीरियड को अगर आप देखो तो इसके अंदर ना
यहाँ पर तो 18 भरा ही है और लैंथेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स यहाँ भी है, यानी 14, 18 और 14 कितने हो गए 32 एलिमेंट्स। हेंस इट इज कॉल्ड, 6th पीरियड को कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड। और जो हमारा 7th पीरियड है उसमें हालांकि एलिमेंट्स तो ज़्यादा हैं पर इसमें और भी एलिमेंट्स है ना, डिस्कवर होते ही रहता है। तो यहाँ पर ये अभी तक हम कह सकते हैं कंप्लीट नहीं है, दिस इज इनकम्प्लीट। सो दिस पीरियड 7th पीरियड इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड। ठीक है, पहला वाला शॉर्टेस्ट क्योंकि 2 एलिमेंट्स है, दूसरा और तीसरा शॉर्ट पीरियड क्योंकि 8 एलिमेंट्स है। ओके, और हमारा 4th और 5th में 18 एलिमेंट्स हैं, हेंस दे आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। 6th वाले में 32 एलिमेंट्स है कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड, और 7th वाले में कितना है, इट इज कंटेनिंग इनकम्प्लीट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी तक एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहते हैं तो इसके लिए उसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा गया है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारा ये ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। याद रखना है ना, एस ब्लॉक तो ये है ही, एल्कली मेटल्स कहा जाता है। एल्कली मेटल्स, अब देखो अब यहाँ पे ना मॉडर्न टेबल की ये ड्रॉबैक है कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया, हालांकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसको हमने मेटल के साथ में रख दिया है। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है। और टेबल का और एक खासियत समझना कि एक्सट्रीम जो लेफ्ट है यहाँ पर बेस्ट मेटल्स आते हैं और एक्सट्रीम राइट में ये बेस्ट नॉन मेटल्स आते हैं। ठीक है, ये बात फिलहाल ऐसे याद रखो। इन जनरल यहाँ पर नॉन मेटल्स है, यहाँ पर मेटल्स है। ओके, और हमारे टेबल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेटल्स की संख्या है, नॉन मेटल्स सिर्फ 22 है। ये सब हम देखेंगे। फिलहाल फर्स्ट पीरियड के जो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है, ठीक है, दे आर मेटल्स, और ये बहुत इनका जो ऑक्साइड्स होता है, बेसिक तो होता ही है पर दे आर वाटर सोल्यूबल बेसिस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है, तो इस वजह से वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। इसके लिए ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप के मेटल्स अच्छा एल्कलिक, मतलब इनका जो ऑक्साइड्स होता है दे आर अल्कलाइन इन नेचर, हेंस दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप एल्कली मेटल्स कह सकते हो, पर सेकंड में एक और खूबी है कि ये अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड अर्थ मेटल्स। तो इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए, दैट इज एल्कली मेटल्स। और सेकेंड वाले ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद रखना फर्स्ट ग्रुप, यानी कि हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए इसमें, ये एक्सेप्शन है, मॉडर्न टेबल का ड्रॉबैक कह सकते हो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स कहा जाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इनको हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इसके बाद 17 वाले ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये जो नॉन मेटल्स हैं ये अच्छा सॉल्ट फॉर्म करते हैं, और इसीलिए हैलोजन, ये एक्चुअली सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, हैलोजन का मतलब होता है कि जो अच्छे सॉल्ट बनाते हैं। तो आप देखे होंगे सोडियम से मिलके ये क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाता है ना, तो इनफैक्ट सभी ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड हैलोजन्स। हैलोजन्स कहा जाता है क्योंकि ये सब मेटल से मिलके सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और ये जो 18 ग्रुप वाले एलिमेंट्स है, इन सब का कहो तो आप इनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा होता है, दे आर स्टेबल, है ना, इनकी वैलेंसी 0 होती है, हेंस दे आर कॉल्ड 0 ग्रुप एलिमेंट्स, और दे आर कॉल्ड नोबल एलिमेंट्स या नोबल गैसेस, या फिर इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। सो इनर्ट गैस और नोबल गैस, ठीक है, और इनको तुम 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी कह सकते हो क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 होती है। ओके, सो और मैंने एक और चीज़ बता दी, यहाँ पर अच्छे मेटल्स होते हैं, यहाँ पर नॉन मेटल्स। और टेबल इसलिए भी खूब है बहुत क्योंकि देखो यहाँ पर ये देखो बोरॉन है, यहाँ पर सिलिकॉन। सो देखो ये सिलिकॉन, इसके बाद वाला नीचे वाला एलिमेंट, फिर यहाँ वाले 2 एलिमेंट्स और ये वाले 2 एलिमेंट्स। ठीक है, देख सकते हो बोरॉन, सिलिकॉन और उसके नीचे वाला, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल, जो मैंने यहाँ पर जिगजैग लाइन बना दी, ये सब क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं, दे आर मेटलॉइड्स। और इन मेटलॉइड्स, आपको पता है इनका प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करता है।
ओके। और यहाँ पर देखिए कितना खूब है कि ये मेटलॉइड्स एक्चुअली अपने लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसके लेफ्ट में दे आर ऑल नॉन मेटल्स, और इनके एक्सट्रीम इनके राइट में आप देखो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ना है, बाकी सब एलिमेंट्स क्या हैं, दे आर मेटल्स। तो देखो इतना बेहतरीन टेबल बनाया गया है कि मेटलॉइड जो एक्चुअली जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में होती है, दिस मेटलॉइड zigzag लाइन एक्चुअली सेपरेटिंग नॉन मेटल टू द राइट एंड मेटल्स टू द लेफ्ट। तो ये बात ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा फिलअप हो गया, आप इसको ध्यान से, ये सारी चीज़ें आएंगी ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। इसके अलावा ट्रेंड्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात वहाँ से मतलब उससे जुड़ा हुआ बताऊँगा कि कोई भी एलिमेंट इस टेबल से, मतलब इतना बेहतरीन क्यों है ये मॉडर्न टेबल, कि आप कोई भी एलिमेंट का ना, जैसे मान लो एक एलिमेंट है, उसका आप पीरियड नंबर देख के और उसका आप ग्रुप नंबर देख के उसकी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हो, और उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स उसके एटम का बता सकते हो। जैसे थर्ड पीरियड का मतलब हुआ कि 3 ऑर्बिट्स होंगे या 3 शेल्स होंगे उसके एटम में। तो पीरियड नंबर हमको क्या बताता है, ऑर्बिट्स के बारे में, और ग्रुप नंबर हमको क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे यहाँ सेकेंड ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। तो यानी इस एलिमेंट के पास, इसके एटम के पास 3 ऑर्बिट्स होंगी, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखें, अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है तो उसके पास 1 ऑर्बिट, सेकेंड पीरियड मतलब 2 ऑर्बिट, थर्ड पीरियड 3 ऑर्बिट, फोर्थ पीरियड 4 ऑर्बिट्स, फिफ्थ पीरियड 5 ऑर्बिट्स, 6 ऑर्बिट्स, 7 ऑर्बिट्स। यानी इन सभी के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में 7 ऑर्बिट्स होंगे इनके पास। इनके एटम्स में कितना, 6 ऑर्बिट्स होगा, यहाँ पर 5 ऑर्बिट्स एंड सो ऑन। तो यानी पीरियड नंबर से हमको सीधे सीधे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे उसके एटम में या शेल्स कितने होंगे ये पता चल जाता है। और ग्रुप नंबर से हमको क्या डिटरमाइन हो पाता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन याद रहे कि हम 10th में हम इनका डिस्कशन नहीं करेंगे। यानी क्या, यानी थर्ड से लेके 12th तक का डिस्कशन नहीं करेंगे, ना ही इनका डिस्कशन। हम सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और 13 से लेके 18 नॉर्मल एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप है तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। 13 ग्रुप है तो आउटर मोस्ट में 13 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। 14 है तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हो कार्बन हो, सिलिकॉन हो, सबके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 15 रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5, 16 रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6, 17 है तो कोई भी एलिमेंट देख लो 17 वाले में इन सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और 18 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8। ओके। कौन सी प्रॉपर्टीज हमको यहां पढ़नी है? सो द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ शेल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक रेडियस कहो या एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम वेरिएशन कैसा होता है, इन सभी प्रॉपर्टीज का ये हमको देखना है। तो यहां पर मैंने सबसे पहले टॉप टू बॉटम के लिए फर्स्ट ग्रुप लिया है। फर्स्ट ग्रुप यानी कि जो एल्कली मेटल्स का है एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन, पर यहां पर फिर भी हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वैसे इतने से भी हमको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, ट्रेंड जो है वो समझ में आ जाएगा। ओके। तो यहां पर ये सब कुछ करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता दूं, जैसे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज यानी एग्जैक्टली क्या है। जैसे आपको पता होगा कोई भी एटम में, जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास, सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। 11 यानी 281 है ना, 11 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 281। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका जो न्यूक्लियस के अंदर भी कितने प्रोटॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यानी कि प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे। और सोडियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है 12, जो नॉर्मल जो हम सोडियम आइसोटोप देखते हैं उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है 12। न्यूट्रॉन का तो वैसे भी कोई चार्ज नहीं है, तो जो भी चार्ज है वो किसका है, प्रोटॉन का है।
तो यानी ये जो प्रोटॉन की चार्ज से जो न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, है ना, उसका चार्ज कितना हो गया +11, तो इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एट द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज फॉर एनी एटम। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो सबसे आउटरमोस्ट शेल है, जिसको वैलेंस शेल भी कहा जाता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जैसे आप देख सकते हो यहां दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी देख सकते हो सबसे आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। एंड वैलेंसी क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, तो वैलेंसी के बारे में भी हम देख लेते हैं। वैलेंसी बनता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैसे वैलेंसी का डेफिनेशन अगर हम 9th में पढ़ा हो, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, राइट। पर अगर थोड़ा सा आसान भाषा में बोले तो वैलेंसी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन बाय दैट एलिमेंट। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि वी हैव सम एलिमेंट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो यहां पर मैंने ये 8 एलिमेंट्स लिए हैं और इससे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का एक बढ़िया रिलेशन जो है वो समझ में आ जाएगा ना। व्हाट इज दैट रिलेशन? जस्ट सी दिस। अब इन सब का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूं, बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, राइट। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 11 है तो 281, इसका है 282, इसका हो जाएगा 283, इसका हो जाएगा 284, दिस विल बी 285, ये हो जाएगा 286, ये हो जाएगा 287, ये हो जाएगा 288। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया एटॉमिक नंबर, है ना। अब इससे हम बना सकते हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बड़ा सिंपल है यार। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बाहर, सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी कैसे निकाली जा सकती है? और वो फॉर्मूला जो बोलते हैं कि हम या तो इट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, या तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों कहा जाता है वो लॉजिक समझो, ठीक है। जैसे यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है ना, सोडियम, कोई भी एलिमेंट, जैसे यहां पर हम देखें तो एलिमेंट को केमिकली स्टेबल बनना है। केमिकली स्टेबल बनना है मतलब क्या करना है? अपना ऑक्टेट पूरा करना है। फिलहाल यहां पर ड्यूप्लेट की बात नहीं कर रहे, यहां पर तो भाई सबको अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है केमिकली स्टेबल होने के लिए। अभी फिलहाल सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 है टोटल, इसके पास भी 8 होने चाहिए। 8 होने चाहिए पर यहां पर 4 है, 8 होने चाहिए पर यहां पर 5 है। सल्फर के पास भी 8 नहीं है, 6 है, यहां पर 7 है, और आर्गॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी दिस इज केमिकली स्टेबल। ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, जो स्टेबल है उसका तो टेंशन नहीं है। फिलहाल यहां पर देखते हैं हमको ऑक्टेट मतलब पूरा करना है, तो उस हिसाब से सोडियम, अब इसको कहा जाए कि भाई तुम कैसे ऑक्टेट पूरा करोगे, तो 2 ऑप्शन है इसके पास। या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दो, अपना ये इलेक्ट्रॉन ही दान दे दो, झंझट ही खत्म करो, तब भी आपका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। देखो 2,8 हो जाएगा, सही है। या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स मंगाना पड़ेगा कहीं से। कौन सा ऑप्शन ज्यादा आसान होगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स को मंगाना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना? आप ही बता दो भाई। आसान होगा इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, है ना। कहां जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन मांगने, यहां वहां, सीधे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। सो द वैलेंसी इज द इजियर ऑप्शन, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज्यादा इजी है 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मंगाने से। इसके लिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। ओके, नाउ दिस इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीशियम की। 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, ये भी चाहता है कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। 2 ऑप्शन है इसके पास भी, या तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दो, या तो कहीं से 8 कैसे होगा? अगर 2 है तो 6 मंगाने पड़ेंगे, या तो कहीं से 6 मंगा लो। इसमें भी क्या है? 2 और 6 में इजी क्या है? 2, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, झंझट खत्म, यानी इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 2। ओके, व्हेन आई से एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास ऑप्शन है या तो 3 डोनेट करो या तो 5 मंगाओ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए, ऑक्टेट पूरा होने के लिए। अगेन डोनेटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इज एन इजियर ऑप्शन, इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। बात करते सिलिकॉन की, इसके लिए तो कुछ टेंशन नहीं है, तुम डोनेट करो तब भी 4 करना होगा, एक्सेप्ट करो तब भी 4 करना होगा, शेयर करो तब भी 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करना पड़ेगा। एनी हाउ द वैलेंसी इज 4। फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पर कहानी पलट जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 ऑप्शन है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो या तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो। आसान क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। यहां वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3, राइट। इसके बाद सल्फर की बात करें, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी वही है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो मतलब अभी क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मंगा लेना ज्यादा आसान है कि नहीं। तो यानी दिस वैलेंसी यहां पर हो जाएगा 2, है ना। कहां जाएगा 6 डोनेट करने। वैसे यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, बस ऑक्टेट में एक ही कम है, कहीं से मंगा लेगा, है ना। गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज इजी, वैलेंसी बिकम्स 1। और इसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0। कोई भी स्टेबल एलिमेंट है उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पर देख सकते हो आप कि फर्स्ट से 4th तक, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 1, 2, 3 या 4 हो तो वैलेंसी भी उसी नंबर के बराबर होता है। वैलेंसी इज ऑल्सो 1, 2, 3 और 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी 3 हो जाती है, अगर 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 2 हो जाती है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी 1 हो जाएगी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो वैलेंसी 0 हो जाएगी। यानी यहां से क्या हो जाता है, वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर कहो तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या है, वैलेंसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 तक के लिए। तो ये कहानी अगर आ गई समझ में तो भाई बहुत आसानी होगी इन सब टर्म्स को पढ़ना। तो अब यहां पर हम जो यहां पर हमको ट्रेंड दिया हुआ है उसको हम समझ लेते हैं टॉप टू बॉटम के बारे में। यानी पहला वाला जो ये सीरीज है फिल कर देंगे हम, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो आप देख सकते हो, और मॉडर्न टेबल में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो पीरियड नंबर होता है, कितने पीरियड्स होते हैं टोटल, 7 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड, 7 पीरियड्स है टोटल, है ना। तो यानी जो पीरियड नंबर है वो होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, जैसे एक एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है उसका नंबर ऑफ शेल्स। तो यहां पर हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आता है, उसके पास कितने शेल्स है, 1 शेल है। सोडियम लिथियम सेकेंड पीरियड में आता है, कितने शेल है, सेकेंड पीरियड 2 शेल, थर्ड पीरियड 3 शेल। देखो यहां पर, तो यहां पर देख सकते हो 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, है ना, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहां पर, है ना, इसके पास 2, 8, 8, 1 होंगे ना, 19 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो इस तरीके से यहां पर हम देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही, एक एक करके बढ़ता जा रहा है। सो नंबर ऑफ शेल इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, जैसे हम टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं। सो दिस इज इंक्रीजिंग, है ना। इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सब फर्स्ट ग्रुप के ही मेंबर्स है, और फर्स्ट ग्रुप में सबके, है ना, फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सेकेंड ग्रुप का मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 13 ग्रुप का मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 14 ग्रुप का मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 15 के लिए 5, 16 के लिए 6, 17 के लिए 7, 18 के लिए 8। ठीक है, तो यानी यहां पर ऑलरेडी देख सकते हो फर्स्ट ग्रुप है, मतलब सबके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम में क्या होता है, इट रिमेन्स सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, वो काउंट सेम रहती है। वैलेंसी क्या होगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो यानी यहां पर वैलेंसी भी क्या रहेगी, वैलेंसी ऑल्सो रिमेन्स सेम। बात करते हैं एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस मतलब क्या होता है कि सेंटर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो सेपरेशन है उसको एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कह सकते हो। तो आप देख सकते हो कि क्योंकि यहाँ पर एक एक शेल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं एक एक शेल बढ़ रहा है, एक एक ऑर्बिट बढ़ रही है, इससे ऑब्वियसली एटॉमिक साइज भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट्स, 4 ऑर्बिट्स, 5 ऑर्बिट्स, 6 ऑर्बिट्स, 7 ऑर्बिट्स,
है ना, तो इससे एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सिंपल है यार। इसके बाद मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर यानी क्या? मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, दे आर बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर्स, एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये बात याद रखो, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना। तो यहां पर सबसे अच्छा मेटल वो होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आप देख सकते हो इसमें बेस्ट मेटल कौन होगा। अब देखो ये न्यूक्लियस से कितना नजदीक है ये इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा दूर हो गया, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया। तो इससे क्या होता है, कौन सा, मतलब जैसे आप देख रहे हो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे बहुत फोर्स लगा के उसको पकड़ के बैठा है, डिस्टेंस कम है, फोर्स ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट चार्ज का। वो फोर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है बिकॉज डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप देखो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है बहुत अच्छे से टाइटली हेल्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूज है क्योंकि वो दूर है डिस्टेंस अपने न्यूक्लियस से। तो ये इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना, वो फ्री होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें ये इसके पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी और ज़्यादा होगी, है ना, इसकी थोड़ी कम थी, इसकी ऑलमोस्ट नहीं थी। और ये और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा दूरी पे हो गया, अपनी मम्मी डैडी से बहुत दूर है तो भाई भटक जाएगा ये। तो यानी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ती जा रही है बिकॉज सेंटर से उसका डिस्टेंस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का बढ़ता जा रहा है। सो अगर इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, उसी टेंडेंसी को हम मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम इज इंक्रीजिंग। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी होती है, तो वो अगर आप मतलब यहां पर देखने की जरूरत नहीं है, मेटालिक का एकदम उल्टा कर दो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मॉडर्न टेबल का एक चीज और याद रखो, एक बेसिक चीज याद रखो कि जो टेबल है उसमें एक्सट्रीम लेफ्ट में बेस्ट मेटल्स है और जैसे हम राइट में जाते हैं ना, ठीक है, ये चीज हम देखेंगे कि राइट में बेस्ट नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट वाले में ये चीज आ जाएगी, पर याद रखना मेटल्स यहां पर होते हैं, नॉन मेटल्स यहां पर होते हैं, ओके। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हो सकता है कि भाई 10th के हिसाब से ये काफी स्कूल्स में इसको ना पढ़ाते हो, ठीक है, क्योंकि बुक के हिसाब से नहीं, पर काफी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है इसको। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं इसको। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम से जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देने में कितनी एनर्जी हमको वहां पर सप्लाई करनी पड़ रही है, कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आप देख सकते हो यहां पर जिसका इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ गया, देख सकते हो दिस इज, है ना, इन सब में पोटेशियम सबसे ज्यादा रेडिली चाहता है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले जाए, ये इलेक्ट्रॉन को कोई ले जाए, है ना। और ये टेंडेंसी यहां पर देखो, हाइड्रोजन तो बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ही नहीं चाहता, है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करना चाहता। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आपको बहुत टफ पड़ेगा, यानी आपको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, बहुत टाइटली हेल्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से हेल्ड है, बहुत नजदीक है अपने न्यूक्लियस से। और जैसे जैसे आप यहां पर जा रहे हो आप देख सकते हो कि ये सब खुद इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन वो खुद देना चाहता है तो आप क्यों एनर्जी दोगे, बल्कि वो आपको खुद, है ना, बहुत रेडिली वो इलेक्ट्रॉन आपको देना चाहेगा। इन दैट केस जो एनर्जी जो है आप जो सप्लाई करोगे वो कम रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो इस तरीके से जहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना हार्ड है वहां पर आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा लगेगी। जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, जो खुद ही इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा रख रहा है ना, उसमें आपको कम एनर्जी लगेगी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी यहां ज्यादा है और जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ने की वजह से आपको कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग। सो टॉप टू बॉटम ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और देख लो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन या फिर
इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझ लेते हैं कि जब आप सपोज इधर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इस एटम के सामने एक इलेक्ट्रॉन बाहर रखते हो, ठीक है, इस एटम के सामने रखते हो, इस एटम के सामने रखते हो, इस एटम के सामने रखते हो, तो कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़ लेगा या खींच लेगा? ये सबसे ज्यादा एबिलिटी किसके पास होगी? ये एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी हाइड्रोजन के पास। क्यों ज्यादा होगी हाइड्रोजन के पास भाई? बाकी सब क्यों नहीं? बड़े बड़े एटम्स है वो, उनमें क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो न्यूक्लियस से कितना नजदीकी पे होगा ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर खड़ा हुआ है वहां पर। तो न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। अपोजिट चार्ज है भाई, फटाक से पकड़ लेगा, है ना। डिस्टेंस भी कम है, यहाँ पर देखो डिस्टेंस बढ़ गया, तो यानी उतना अच्छे से वो ग्रैब नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा वो चाहत किसके पास होगी? हाइड्रोजन के पास। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से जो प्यार है वो सबसे ज्यादा किसको है? हाइड्रोजन को। फटाक से इलेक्ट्रॉन को पकड़ ले रहा है और वो चीज क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। सो अगेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होते जा रहा है? टॉप टू बॉटम इज डिक्रीजिंग। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। अभी ज्यादा इसके बीच में डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको आगे आएगा। तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की ताकत। अब क्या होता है कि थोड़ा डिफरेंस है, एक एनर्जी से जुड़ा हुआ टर्म है और एक सीधे एबिलिटी है। ओके, फिलहाल आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक ही समझ सकते हो और उसी हिसाब से आप लिख सकते हो, दोनों का सेम ट्रेंड रहेगा, एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी जो होता है, रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कैसे पता चलता है? इट इज बेस्ड ऑन ऑल, मतलब वैलेंसी के ऊपर पूरा बेस्ड है। पर यहां पर हम अगर ट्रेंड टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं तो सबका वैलेंसी तो सेम है, राइट? सबकी वैलेंसी 1 है, सबके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन बहुत रेडिली यहां पर लूज कर रहा है ना। मेटल्स की बात कर रहे हैं, जो बहुत आसानी से, इसमें भी सबकी वैलेंसी भले ही 1 है, सब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, पर कौन कितना इजीली वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो उतना रिएक्टिव हुआ। तो आप देख सकते हो मेटल्स में सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना सबसे आसान किसके लिए है? सबसे आसान यहां पर जो सबसे दूर होगा न्यूक्लियस से, वो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली बाहर निकल जाएगा। तो मैंने बोला यहां पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है यानी क्या हो जाएगा? द रिएक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखूंगा फॉर मेटल्स। ठीक है, टॉप टू बॉटम में फॉर मेटल्स रिएक्टिविटी क्या होगा? रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बढ़ रहा है। पर यही चीज नॉन मेटल्स के लिए डिफरेंट हो जाएगी। फॉर नॉन मेटल्स देखते हैं भाई, नॉन मेटल्स का भी देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉन मेटल्स का। जैसे सपोज वी हैव फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो इन सब में देखो, अब इसके पास 2 ऑर्बिट्स हैं 2,7, है ना। इसका है 2,8,7। फिर और आगे जाएंगे तो उसमें और क्या होएगा? जैसे इसमें 3 ऑर्बिट्स है, वहां पर आ जाएगी 4 ऑर्बिट्स। ठीक है, 4 ऑर्बिट्स और आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। सब कौन से? 17 ग्रुप वाले हैं, तो आउटरमोस्ट में ऑब्वियसली सबके 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा। बस यहां पर जो हमने नॉन मेटल्स ड्रॉ किया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, इन सब में क्या होगा? इन सब में आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में स्पेशलाइज्ड है ना। इनको बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल बनने के लिए, यानी इन सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल बनने के लिए। पर इनमें भी जो सबसे ज्यादा एक्साइटेडली वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांगली वो एक इलेक्ट्रॉन को फटाक से ग्रैब करेगा, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की जो पावर है सबसे ज्यादा किसके पास है? आप देख सकते हो कि यहां पर
जो सबसे छोटी साइज है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन आया ये सेंटर में और ये न्यूक्लियस देखो यहाँ पर कितनी दूरी पर है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा न्यूक्लियस यहाँ पर नजदीक है इसलिए फटाक से इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। जबकि अगर हम क्लोरीन की बात करें, न्यूक्लियस थोड़ा दूरी पे है तो इतना एक्साइटेड नहीं रहेगा ये इलेक्ट्रॉन खींचने में, और वही होगा यहाँ पर जितना नीचे जाएंगे उतना ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ रहा है, उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जितना स्क्रीन जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ रहा है, जितना शील्ड्स बढ़ रहा है उतना वो इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचने की एबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसकी पावर कम होती जाएगी न्यूक्लियस की। इसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेडली स्टेबल बनने की कोशिश कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड है स्टेबल बनने के लिए फ्लोरीन। इसके लिए सबसे रिएक्टिव कौन हुआ, फ्लोरीन। और जैसे हम नीचे जा रहे हैं जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, वो यहां पर कम होती जा रही है। सो इन केस ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्टिविटी क्या होता है, नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। याद रखो, मेटल्स के लिए बढ़ता जाता है, नॉन मेटल्स के लिए यही चीज क्या होते जाता है, कम होते जाता है। अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट की, तो यहां पर टॉप टू बॉटम हमने मोस्ट जो ट्रेंड्स है वो सब कर लिए, अभी लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं। तो इसमें सबसे फेमिलियर वाला जो पीरियड हमको पता है वो हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे एग्जांपल में, दैट इज द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में कौन सा होता है भैया, थर्ड पीरियड में जो लेफ्ट राइट की हम बात कर रहे हैं उसमें आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना। 281 इसका क्या है, 282 इसका क्या है, 283, 284 इसका है, 285 सल्फर का है, 286 क्लोरीन का है, 287 आर्गन का है, 288, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबके हमने बना लिया। अब यहां पर फटाफट देख लेते नंबर ऑफ शेल का क्या होगा इन ऑल। तो क्योंकि ये सब कौन से पीरियड से आ रहे हैं, थर्ड पीरियड से, आपको पता होना चाहिए कि जो पीरियड नंबर है वो क्या बताता है, वो नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। तो सब थर्ड पीरियड में सबके पास 3 ऑर्बिट्स है, देख भी सकते हो ना यहां पर 283 मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 3 बोल दिया, 281। और यहां पर क्या है 282, इसमें भी 3 ऑर्बिट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें भी 3 ऑर्बिट्स है, यहां भी 3 ऑर्बिट्स, सबके पास 3 ऑर्बिट्स है, दिख रहे हैं हमको। तो इसके लिए यहां पर हम कह सकते हैं सबका जो नंबर ऑफ शेल है या ऑर्बिट है वो सेम रहता है लेफ्ट टू राइट। ऐसे ही फोर्थ में जाओगे तो सबका 4 रहेगा, फिफ्थ में जाओगे तो सबका 5 रहेगा, यानी नंबर ऑफ शेल वो क्या रहता है, इट रिमेन्स सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। बड़ा सिंपल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, व्हाट इज दैट, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, 5 6 7 8, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो भाई बस लेफ्ट टू राइट बढ़ता जा रहा है, इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 8। तो यहां पर आप सीधे लिख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की काउंट इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। टॉप टू बॉटम को डाउन द ग्रुप भी कहा जाता है और लेफ्ट टू राइट को अक्रॉस द पीरियड भी कहा जाता है। ये चीज याद रखिए, क्वेश्चन जो है बहुत तरीके से आता है। इसके बाद वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी क्या होगा भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया तो वैलेंसी भी कौन सी मुश्किल बात है। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने ऑलरेडी बताया, एक इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो वैलेंसी 1 रहती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो वैलेंसी 2 होगी। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3 वैलेंसी इज 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो वैलेंसी भी 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 5 हो जाता है तो वैलेंसी क्या होती है, 5 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में स्टेबल बनना आसान कैसे है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वैलेंसी बन जाती है 3। इसमें भी 6 डोनेट करने से अच्छा है 2 एक्सेप्ट करो, वैलेंसी हो जाती है 2। यहां पर वैलेंसी हो जाती है 1 और इसमें ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, वैलेंसी हो गई 0। सो वैलेंसी कह सकते हो आप लेफ्ट टू राइट क्या होती है, देखो पहले इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 और फिर क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है 4 3 2 1 0। सो वैलेंसी जो है लेफ्ट टू राइट में फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम 4 to 0। पहले 1 से 4 और फिर 4 से 0 होता जा रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है लेफ्ट टू राइट में, ओके। इसके बाद एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस, चलो भाई एटॉमिक रेडियस समझ ले क्या होगा। तो इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें इसके लिए आप जरूरी नहीं कि हर एक एटम को ड्रॉ करते बैठो, कोई भी आप जैसे कि मान लो सोडियम को ड्रॉ कर लिया आपने,
सोडियम के पास है सेंटर में, देखो इसका न्यूक्लियर चार्ज पे पूरा बेस्ड होगा ये चीज़। इसके पास 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया, प्रोटॉन्स 11 होंगे, तो यानी 11 हो गया। और ऑर्बिट्स देखो यहाँ पर भी 3 ऑर्बिट्स हैं, ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 1। अगर हम बात करें इसमें क्लोरीन की, तो इसका 17 है एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन का चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो गया यहाँ पे +17 हो गया। और इसके पास भी 3 ऑर्बिट्स है, ठीक है। और फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पर ऐसे तो दोनों का ऑर्बिट सेम है, तो एटॉमिक साइज का क्या होगा सर? तो एटॉमिक साइज के लिए बहुत सिंपल है, आप बस इनका न्यूक्लियर चार्ज देख लो। और न्यूक्लियर चार्ज जो है या प्रोटॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करते हैं। तो देखो यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स है, 3 ऑर्बिट्स को होल्ड करना है ना, 3 ऑर्बिट्स को होल्ड करना है 11 प्रोटॉन्स को, और यहाँ 17 प्रोटॉन्स को 3 ऑर्बिट्स को होल्ड करना है। तो कौन ज्यादा अच्छे से ऑर्बिट्स को होल्ड कर पाएगा? ऑब्वियसली जिनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो यानी ज्यादा स्ट्रांगली कौन होल्ड कर पाएगा यहाँ पर? क्लोरीन कंपेयर टू सोडियम एंड क्लोरीन। तो इसके लिए जो साइज है, भले ही दोनों में 3-3 ऑर्बिट्स है, तो क्या हुआ, जो साइज है वो कम हो जाएगी फॉर क्लोरीन। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करेगा। न्यूक्लियस के चार्ज ज़्यादा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा वो भी बढ़ जाएगा। सो इसके लिए साइज देखो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो साइज इज डिक्रीजिंग। क्यों कम हो रहा है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ओके या कह सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग। इसके लिए एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज यहाँ पर लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। याद रखिए ये जो हम ट्रेंड पढ़ रहे हैं ना, ये ट्रेंड में हम नोबल गैसेस को, इनर्ट गैसेस को इंक्लूड नहीं कर रहे। उसका वेरिएशन हमको वैसे 10th के लिए नहीं है, आगे 11th में हम पढ़ेंगे उस चीज को, पर अभी फिलहाल हम टिल क्लोरीन ये कर रहे हैं, या फिर कहो तो 17 फर्स्ट ग्रुप से लेकर 17 ग्रुप तक कर रहे हैं हम। यहाँ पर 18 ग्रुप को, नोबल एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि अगर साइज की बात करें तो नोबल वाले में इससे बड़ा हो जाता है ना। यहाँ से एटॉमिक साइज कम होती जाती है, इस वाले में बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ जाती है, थोड़ा सा उसमें रीजन है। 2, 8 और 8, यानी इसमें भी लॉजिक से तो भाई 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 प्रोटॉन्स है, तो ज़्यादा स्ट्रांगली खींचने चाहिए थे। पर एक्चुअली क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट में है ना, वो सब लाइक चार्जेस हैं, है ना। तो लाइक चार्जेस होने से क्या होता है, आपस में वो रिपेल करते हैं, और रिपल्शन से उनका दूरी बढ़ जाता है, जिससे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए बढ़ जाता है। तो ये हमको इनफैक्ट यहाँ पर नोबल गैसेस का नहीं करना है, ओके। फिलहाल हम इधर तक, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है एटॉमिक साइज। मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, इससे पहले नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, अपने आप वो उसका उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटल्स, क्योंकि यहाँ पर चलो ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट, व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर? मेटालिक कैरेक्टर इज इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ा था हमने, लूजिंग टेंडेंसी, एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। तो यहां पर किसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा है, देख लो। अगर मैं बात करूं यहां पर 3 मेटल्स की ही, जैसे ये सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, दिस इज 281, दिस इज 282, ये है 283। तो यहां पर तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बने। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2, ये 3। पर ज्यादा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन लूज करने में कौन रहेगा इन तीनों में से? अब देखो मतलब टेंडेंसी कैसे रहेगी, ये बोलेगा यार मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, बहुत टाइम लगेगा, आराम से जाओ। ये बोलेगा इसको यार 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, थोड़ा एक्साइटेड रहेगा, बस कोई आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। और ये तो बहुत एक्साइटेड होगा, बस मेरे को 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, मैं 1 ही स्टेप दूर हूँ अपनी स्टेबिलिटी के। ठीक है, आप या तो इसको ऐसे समझ सकते हो, या तो आप ऐसे इसको समझो ऐसे कि एटॉमिक साइज का भी वेरिएशन से आप कह सकते हो कि दिस इज हैविंग 11 प्रोटॉन्स, है ना, और 3 ऑर्बिट्स, और यहाँ पर क्या है 12 प्रोटॉन्स है, 3 ऑर्बिट्स है, और इसके पास कितना है 13 प्रोटॉन्स है और 3 ऑर्बिट्स है। साइज क्या होती जा रही है, धीरे धीरे यहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है, जैसा हमने डिस्कस किया, साइज डिक्रीज हो रही है। तो अब इलेक्ट्रॉन, हमको यहाँ मेटालिक कैरेक्टर देखना है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। तो आप देख सकते हो ये जो है इसका साइज छोटा है, तो यानी इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे इसके पास वो कैसे रहेंगे, बहुत स्ट्रांगली पकड़े गए होंगे।
बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके बैठा है, साइज मतलब डिस्टेंस कम होने से न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ गया इलेक्ट्रॉन्स पे, अच्छे से होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर देखो तो थोड़ा बड़ा साइज है, यानी उतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं किया है। यहाँ पर देखो साइज और बड़ी है तो ये और दूर हो गया, यानी इसका तो फोर्स बहुत ही कम है। अगर फोर्स न्यूक्लियस की तरफ कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। जो यहाँ पर कम हो गया और इसके पास और कम हो गया, और जितना आगे जाएंगे उतना वो चीज़ कम होते जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है तो मतलब क्या कम हो रहा है? मेटालिक कैरेक्टर। सो बेसिकली मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नॉन मेटालिक हमेशा उल्टा होता है, मेटालिक डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अगर कम हो रही है तो यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। हमेशा उल्टा लिख दिया करो मेटालिक नॉन मेटालिक के लिए। ठीक है, इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट वाज आयोनाइजेशन एनर्जी? कि किसी भी एलिमेंट के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, हमको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू रिमूव द लूजली बॉन्डेड, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहां पर देख लो, इसमें भी वही कहानी है कि अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है, देखो ये रेडिली इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये उतना एक्साइटेड नहीं है इलेक्ट्रॉन देने में, पर दे सकता है। और ये और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो पकड़ा जा रहा है उतना इलेक्ट्रॉन का निकलने का चांसेस कम हो गया। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ देनी होगी? इन तीनों में, हम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ सप्लाई करनी होगी? जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। और देखो ये खुद से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो यानी इसमें हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी नहीं, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा, इसका और ज़्यादा रहेगा, आगे और ज़्यादा हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगती जाएगी। सो दिस इज इंक्रीजिंग। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता जा रहा है? यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद सब देखो, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, टर्म्स का मतलब समझो सिर्फ आप। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी क्या? बाहर के इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लेना, बाहर के इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लेना। अब देखो यहाँ पर इनकी टेंडेंसी से, इसी टेंडेंसी से आप समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत रेडिली देना चाहता है। क्यों देना चाहता है या दे देगा? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उतना स्ट्रांग फोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर देखो साइज कम होती जा रही है, तो यानी न्यूक्लियस का जो अफेक्ट है या फोर्स है इलेक्ट्रॉन से बढ़ गया। तो अगर बाहर आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन रखा, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन रखा, तो कौन सा न्यूक्लियस जल्दी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा या पकड़ना चाहेगा? जिसका डिस्टेंस कम है, जिसका एटॉमिक साइज कम है। तो यानी ये फटाक से इलेक्ट्रॉन ग्रैब कर लेगा, ये उतना फटाक से ग्रैब नहीं करेगा, और ये डिस्टेंस और बढ़ गया तो ये उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहेगा। सो सबसे ज़्यादा एफिनिटी यहाँ पर आपको कहाँ दिख रही है? किसकी दिख रही है? इन तीनों में एल्यूमिनियम की। और यानी कि क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सोडियम की बहुत कम है, इसकी और कम है, और जितना साइज कम होते जा रहा है उतना न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन से या जो बाहर के इलेक्ट्रॉन से कम डिस्टेंस पे है, तो उतना ज़्यादा फोर्स से उसको खींच लेगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन का जो चाहत है वो तभी बढ़ता है जब न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज का साइज, यानी कि एटम का साइज छोटा रहेगा तो न्यूक्लियस का असर बाहर की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो फटाक से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। तो जैसे जैसे साइज कम हो, बिकॉज हम देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, बिकॉज न्यूक्लियस का असर बाहर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इंक्रीजिंग। ओके, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यही बताया था कि यहां भी सेम चीज याद रखना, जो चीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए है वही आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, यानी ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और रिएक्टिविटी, हमने यहाँ पर लेफ्ट टू राइट अगर हमको देखना है तो रिएक्टिविटी आप देख सकते हो वैलेंसी के हिसाब से ही, कि इसकी वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 3, यहाँ पर है 4, देन अगेन 3, 2, 1 एंड देन 0। तो इसकी तो हम बात नहीं कर रहे। नॉर्मली जिसकी वैलेंसी जितनी कम होगी उतना वो रिएक्टिव होगा, राइट? वैलेंसी कम होना ज़्यादा रिएक्टिव होने की निशानी है। तो जैसे अभी सोडियम है, वो ज़्यादा एक्साइटेड है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में,
है ना, ये उतना एक्साइटेड नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको 3 लूज करना है, ये बहुत लेजी है। तो यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये हुआ, फिर इसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, फिर इसकी रिएक्टिविटी और कम हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन देखो 4, यानी रिएक्टिविटी और कम हो गई। अब इसके बाद फिर से यहाँ से रेड्यूस हो रहा है वैलेंसी, यानी फिर से रिएक्टिविटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सिंस द वैलेंसी इज डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीज, सॉरी वैलेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, उल्टा, बिकॉज वैलेंसी जितनी कम, अभी हम 0 को बात नहीं कर रहे इसमें, तो वैलेंसी इसका रिएक्टिविटी 0 रहेगा, ठीक है। हम इसको एक्सक्लूड करके ऐसे याद रखो, जिसकी वैलेंसी जितनी कम उतना वो रिएक्टिव, यानी अगर वैलेंसी 2 है और 1 है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, 1 वाला, है ना। अगर 1 2 3 4 है तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, सबसे कम रिएक्टिव ये है, ठीक है। और अगर 0 है तो फिर ऑब्वियसली 0 तो एकदम स्टेबल है, वो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होगा। तो रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ये क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट।